Hello guys, welcome back on my YouTube channel. I hope you all are doing good. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस की क्लास 9 का व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ये चैप्टर को मैं टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी। इसमें हम बेसिकली डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम पढ़ेंगे बाय डेमोक्रेसी में। इसमें हम जो डेमोक्रेसी है उसके कुछ बुराइयां हैं एंड उसके कुछ अच्छाइयां हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे एंड देन ब्रॉडर मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये डेमोक्रेसी क्या है, किस तरीके से है। देन हम देखेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है, इसकी हम एक डेफिनेशन यहाँ पे देखने वाले हैं कि डेफिनेशन क्या है। अब्राहम लिंकन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन हम डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, वो कौन कौन से फीचर्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हम बेसिकली बाय डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों होती है, इसके कुछ बुराइयां कुछ अच्छाइयां हैं, आर्गुमेंट्स है, ये हम देखेंगे। एंड एट लास्ट हम डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग के बारे में देखेंगे। अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये चैप्टर जो है इसमें हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है ना उसकी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है उसके जो फीचर्स है वो कौन कौन से ऐसे फीचर्स है वो हमें समझ में आ जाएगा। एंड देन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसके बीच में जो डिफरेंस है, जो इनके बीच में एक तो होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड एक होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। एंड डेमोक्रेसी के जो आइडिया है, जो ब्रॉडर आइडिया है, उसके बारे में हम यहाँ पे जान लेंगे। जो डेमोक्रेसी है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है, इसे इस चैप्टर से हमें ये बात का पता लग जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। जो ये वर्ड है डेमोक्रेसी ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेटिया से ये आया है। डेमो का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटिया का मतलब होता है पावर और रूल। जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। दैट मीन्स डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट जो एक सिंपल डेफिनेशन जो है अब्राहम लिंकन ने भी दी थी, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये जो ये डेफिनेशन है ये ऑलमोस्ट हम 5th क्लास से पढ़ते आए हैं इस डेफिनेशन को। लेकिन जो ये डेफिनेशन है ना कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, ये एडिक्वेट नहीं है। दैट मीन्स ये काफी नहीं है। ये हमें डेमोक्रेसी जो है पीपल के रूल्स का ये हमें याद दिलाती है कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों का शासन है। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो हम लगभग हर जितने भी जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है उनको बुलाएंगे एंड एक इलेक्शन होल्ड करेंगे डेमोक्रेसी के बेसिस पे, तो जिससे हम डेमोक्रेसी के बीच में एंड जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, उनके बीच में हम डिफरेंस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम कुछ केसेस देखेंगे, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके केसेस से हमें ये पता चल जाएगा कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, हमें क्या बताते हैं वे फीचर्स। अगर हम म्यांमार का केस देखें तो म्यांमार को पहले जब ये ब्रिटिशर के अंडर में था तो इसको क्या बोला जाता था, बुर्मा बोला जाता था। एंड 1948 में इसको फ्रीडम मिली एंड ये क्या बन गया है, ये डेमोक्रेसी बन गया। 1962 में जो डेमोक्रेटिक रूल है कंट्री में वो एंड हुआ किसके साथ, मिलिट्री कूप के साथ। मिलिट्री कूप क्या होता है, जिसकी एक तरीके से उथल पुथल हो जाता है ना, उसको मिलिट्री कूप बोलते हैं। 30 साल के बाद इलेक्शंस फिर से कंट्री में होने लग गए। जो नेशनल लीग था डेमोक्रेसी का वो किसके द्वारा हेड किया जाता था, ओंग सैन सू की। इसने इलेक्शंस को क्या किया, इसने इलेक्शंस को एमर्ज किया। लेकिन जो मिलिट्री लीडर्स थे म्यांमार के वो इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स है ना उनको रिकॉग्नाइज करने से मना कर रहे थे।
इंस्टेड बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक रूलर्स लीडर्स हैं वो ऑंग सैन सू की के साथ थे एंड हाउसेस को अरेस्ट करने में उनके साथ वो लगे हुए थे। जो म्यांमार है वो स्टिल एक क्या है, अनडेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि कोई भी जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, ऐसा कोई भी राइट नहीं था उसको, जो उसमें जो दोष फाइंड आउट कर रहा है वो ऐसा कोई भी यहाँ पे राइट नहीं था। जो ये ऑंग सैन सू की थी ये स्टिल म्यांमार के में जो डेमोक्रेसी है उसके स्थापना के लिए लड़ती रही। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से जो फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के वो हैं। सबसे पहला, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान के जरिए हम इसको पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम जो पाकिस्तान में जो मिलिट्री कूप है उसके बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे। ये जो है ये अक्टूबर 1919 में किसने लेड किया था? जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये लेड किया था। इसने क्या किया, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना, जो चुनी हुई सरकार थी जो डेमोक्रेटिक थी, उसको इसने भगा दिया एंड देन खुद ही इसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कंट्री का डिक्लेयर कर लिया एंड देन फिर क्या किया इसने, चीफ एग्जीक्यूटिव से अपनी पोजीशन चेंज करके क्या बन गया, ये प्रेसिडेंट बन गया एंड 2002 में इसने ये लॉ बना दिया कि अब ये 5 साल तक कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। देन अगस्त 2002 में इसने एक लॉ ऑर्डर इशू किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जिसने पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको करेक्ट किया, एक तरीके से सुधारा। इसमें क्या था, जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल और प्रोविंशियल जो असेंबलीज हैं उनको जब कभी भी चाहे उसको ये क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। जो सिविलियन कैबिनेट है उसका वर्क क्या था कि वो नेशनल सिक्योरिटी एंड एससी को सुपरवाइज करे, जो मिलिट्री ऑफिसर्स क्या करेंगे उनको गवर्न करेंगे। Pakistan has had elections. Elected representatives have some power. जो पाकिस्तान था ना उसमें इलेक्शंस होते थे एंड जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके पास कुछ पावर थी, लेकिन जो फाइनल पावर थी ना वो मिलिट्री या तो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी एंड नेक्स्ट जो है वो जनरल मुशर्रफ के खुद सी थी। तो क्या हम इसको डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? द आंसर इज नो। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मोनार्की और डिक्टेटरशिप आ रहा है ना। डेमोक्रेसी में तो ऐसा होता ही नहीं है। डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन है वो पीपल के द्वारा लिया जाता है, वो उस पर छोड़ा जाता है। सेकंड, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। चाइना में इलेक्शंस जो है वो रेगुलरली हेल्ड होते थे हर 5 साल के बाद, ताकि कंट्री के पार्लियामेंट को चुना जा सके, नेशनल पीपल कांग्रेस को क्या किया जा सके, चुना जा सके। जो नेशनल पीपल कांग्रेस है उसके पास क्या थी, पावर थी कि वो प्रेसिडेंट को क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है, वो चुन सकती है उसको। नियरली 3000 मेंबर जो हैं पूरे चाइना से 3000 मेंबर जो है वो चुने जाते थे। कुछ मेंबर जो है वो आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे। इलेक्शंस को कंटेस्ट करने से पहले एक जो कैंडिडेट है उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अप्रूवल की नीड होती थी। जो चाइनीज यहाँ पे ये जो ये पार्टी है ना, यही सब कुछ थी। यहाँ पे आप एक चीज मान सकते हो कि यहाँ पे यही सब कुछ थी, यही हेड थी। 1 पार्टी सिस्टम था। जो कैंडिडेट है उसको उसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, बट उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अप्रूवल की वहां पे जरूरत होती थी। अगर वो इसको नहीं कर सकता तो वो इलेक्शंस में भी नहीं खड़ा हो सकता। जो गवर्नमेंट है वो हमेशा ही कम्युनिस्ट पार्टी से हेल्ड होती थी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमने म्यांमार का केस देखा, देन हमने पाकिस्तान का केस देखा। वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां पे क्या थी, डिक्टेटरशिप थी। जो जनरल मुशर्रफ था उसी के हाथ में, जो मिलिट्री ऑफिसर थे उन्हीं के हाथ में क्या थी, पावर थी। देन हम मैक्सिको का केस देखेंगे। 1930s में इसकी इंडिपेंडेंस आ गई। जो मैक्सिको है वो हर 6 साल बाद प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस को होल्ड करते थे। जो कंट्री है वो
तानाशाही वाला सिस्टम है ना, वो यहाँ पे नहीं था। 2000 तक जितने भी इलेक्शन थे ना वो पीआरआई जीती आई थी। पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ये अब आप सोचोगे कि पीआरआई 2000 तक यही जीतती आई थी, इसमें ऐसी क्या खास बात थी? क्या ये, या तो ये बहुत अच्छी थी या ये बहुत बुरी थी, कुछ तो कारण हो गई, वो हम आगे देखेंगे। जो अपोजिशन पार्टीज है वो इलेक्शंस को कंटेस्ट करती थी लेकिन कभी भी जीत नहीं पाती थी। वो इलेक्शंस में हिस्सा जरूर लेती थी लेकिन कभी जीत नहीं पाती थी, बिकॉज जो पीआरआई है वो बहुत गंदे गंदे ट्रिक्स जो है इलेक्शंस को जीतने के लिए यूज करते थे। कैसे करते थे? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको पार्टी जो मीटिंग्स हैं उनको अटेंड करना पड़ता था। जो गवर्नमेंट टीचर्स है उनको फोर्स किया जाता था कि आप पेरेंट्स को, जो वो चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं उनको बोलो कि पीआरआई को ही वोट दें। मीडिया भी जो पार्टी है, जो पीआरआई है, उनकी जो एक्टिविटीज है उनको इग्नोर करती थी एंड जो अपोजिशन पार्टी है उनको क्रिटिसाइज करती थी। समटाइम्स क्या होता था, अगर ये भी चीजें काम नहीं आई ना तो वो पोलिंग बूथ्स को ही शिफ्ट कर देती थी। जो इलेक्टिंग का जो रीजन होता है ना वो उसको चेंज कर देती थी एंड फिर लोगों को पता ही नहीं होता था कि कहाँ पे वोट चल रही है, तो फिर वो वही वोट दे देते थे। लास्ट मिनट पे वो उनको वही वोट देनी पड़ती थी। तो अब हम कंपैरिजन की देखेंगे कि जो चाइना है एंड जो मैक्सिको है उनमें क्या डिफरेंस था। जो चाइना में जो इलेक्शंस है वो उनमें पीपल की कोई भी चॉइस नहीं है। मैक्सिको में पीपल की चॉइस दिखी बट वो प्रैक्टिस में नहीं थी। चाइना में जो रूलिंग पार्टी है एंड जो उनको चूज किया और जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्रूव हो गई, लेकिन मैक्सिको में ऐसा कोई भी नहीं था जिसमें जो रूलिंग पार्टी है वो हराई जा सके। इवन इफ पीपल अगर उसके अगेंस्ट हो तो भी ये ऐसा नहीं होता था। फेयर इलेक्शंस भी नहीं होते थे। जो डेमोक्रेसी है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे बेस्ड है। जो करंटली पावर में है फेयर चांसिंग ऑफ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ये देखेंगे अब हम कुछ एग्जाम्पल है कि हम राइट टू वोट को डिनाई कर सके। अंटिल अब हम सऊदी अरेबिया का देखेंगे। अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमन के पास क्या था? राइट टू वोट का अधिकार उनको नहीं था। राइट टू वोट नहीं था उनको 2015 तक, अब तक 2007 इयर्स से पहले। जो एस्टोनिया है उसने सिटीजनशिप रूल बनाया जिसमें जो पीपल है जो रशिया माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनको राइट टू वोट अधिकार जो है वो उनको डिफिकल्ट हो गया था। फिजी में जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो जो फिजी का जो निवासी है ना वही वोट दे सकता है। जो इंडियन फिजियन है वो नहीं दे सकता, उसकी वैल्यू नहीं होगी। जो इंडिजीनियस फिजी है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन जो इंडियन फिजी है वो उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होगी। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो पॉलिटिकली इक्वल था। डेमोक्रेसी में एडल्ट सिटीजन के पास वन वोट है एंड हर एक वोट की एक वैल्यू है। ये नहीं है सिस्टम। जितने भी यहाँ पे देखे कि वुमन के पास वोट नहीं है एंड रशिया माइनॉरिटी की इतनी वैल्यू नहीं होती है। फिजी में इंडिजीनियस जो नेटिव फिजी है उनकी वोट ज्यादा मायने रखती है, ना कि इंडियन फिजी के। फंडामेंटल प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो ये सिस्टम डेमोक्रेसी में नहीं होता है। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। आपने जिम्बाब्वे का नाम सुना होगा। जिम्बाब्वे में इंडिपेंडेंस जो व्हाइट माइनॉरिटी रूल है ना उनसे, जो ब्रिटिश है व्हाइट माइनॉरिटी रूल, उनसे 1980s में इंडिपेंडेंस मिली। इसके बाद जो जानू पीएफ था, आपको इसकी फुल फॉर्म लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे नाम देखना है। जो जानू पीएफ है, जो कंट्री है वो जानू पीएफ के द्वारा रूल की जाती थी। इस पर जो ये पार्टी है इसने फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए बहुत पार्टी ने लेड किया है। इसके जो लीडर थे वो कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे थे, जिसने कंट्री को इंडिपेंडेंस तक इसके रूल किया था। अब जो ये मुगाबे है ये प्रेसिडेंट बन गया क्योंकि
जो जानू पीएफ है वो इसी ने लेड किया था, लेकिन ये इलेक्शंस में अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज करते थे। सालों साल तक इसकी जो एक गवर्नमेंट है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, बहुत बार चेंज किया, ताकि प्रेसिडेंट की जो पावर है वो बढ़ जाए एंड वो थोड़ी सी लेस अकाउंटेबल हो जाए, मतलब अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल हो जाए, कि लोगों को उसको जवाब ना देना पड़े कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, किस तरीके से वो कर रहा है। जो अपोजिशन पार्टी है वो उसको हरेस किया जाता था, मीटिंग्स डिसरप्ट हो जाती थी, जो पब्लिक प्रोटेस्ट्स हैं एंड जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते थे, वो इलीगल क्या कर लिए जाते थे, डिक्लेयर कर लिए जाते थे। एंड देन जो लॉ है वो ऐसा लॉ बनाया जाता था कि वो प्रेसिडेंट के राइट जो है वो सीमित रहे, ऐसा राइट बना जाता था। जो टेलीविजन है, रेडियो है, वो गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाए जाते थे एंड रूलिंग पार्टी वर्जन उनमें दिखाया जाता था। जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट हैं वो हैरेस कर लिए गए। जो गवर्नमेंट है उसने बहुत टाइम तक कोर्ट जजमेंट को इग्नोर किया एंड जजेस को क्या किया, बहुत प्रेशराइज किया। हाउएवर जो प्रेसिडेंट है वो ऑफिस में फोर्स्ड आउट हुआ 2017 में। जो ये जिम्बाब्वे का आपने सिस्टम देखा, एग्जांपल देखा, ये हमें क्या दिखाता है कि जो रूलर्स हैं वो पॉपुलर अप्रूवल, उसमें जो डेमोक्रेसी है उसमें पॉपुलर अप्रूवल नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। जो जो ये नहीं है कि वो भाई बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड वो डेमोक्रेसी ही होगी उसमें, तो वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है। जो पॉपुलर लीडर्स है वो भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। ऑटोक्रेटिक मतलब जो सिंगल मोनार्की वाला सिस्टम होता है वो उनमें हो सकता है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, उनकी कुछ लिमिट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स के लिए लिमिटेड होती हैं। अब हमने ये देखा, इसकी एक क्विक समरी ले लेते हैं। इस पार्ट में हमने क्या क्या देखा। Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people। जो डेमोक्रेसी है हमने एक डेफिनेशन देखी कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन है वो पीपल के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। थर्ड, जो डेमोक्रेसी है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बेस्ड होनी चाहिए, कोई भी ऐसे हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, लूजिंग का फेयर चांस वहां पे होना चाहिए। डेमोक्रेसी में हर एक जो अडल्ट सिटीजन है उसके पास 1 वोट एंड ईच वोट हैज 1 वैल्यू होनी चाहिए। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके जो रूल्स है उनकी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट के लिए सेटअप की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी, कि क्यों जो डेमोक्रेसी है वो बुरी है, क्यों वो अच्छी है, किस तरीके से वो अच्छी है, ये हम देखने वाले हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।